हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रिक शॉट एंड वेलकम बैक टू द क्लास। दोस्तों 5 लेसन हमने कवर कर लिए थे हमारी इंटरव्यू क्वेश्चन सीरीज़ पे। इसमें हमने सीमेंट और कंक्रीट को डिस्कस किया था और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे ब्रिक्स के बारे में। तो ब्रिक्स के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उनको हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के और भी क्वेश्चन आप एक्सेस कर पाएँ। और अगर आपने पिछले लेसन नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक और बात करते हैं ब्रिक्स के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन हमारा जो आता है सबसे पहला वो पूछा जाता है आपसे कि हाउ ब्रिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड, या फिर इसको दूसरे तरीके से पूछ सकते हैं कि ब्रिक्स बनती कैसे है या फिर कौन सा मटेरियल यूज होता है ब्रिक को बनाने के लिए। तो जो ब्रिक बनती है वो बनती है क्ले से, और हमारी टाइल्स भी क्ले से ही बनती है। तो क्ले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल्डिंग मटेरियल होता है, इनडायरेक्टली है क्योंकि उससे बनती हैं ब्रिक्स और टाइल्स, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो होता क्या है, देखिए सबसे पहले जैसे कि कहीं पे भी अगर आपको ब्रिक्स बनानी है तो आप सबसे पहले सॉइल फाइंड आउट करेंगे या फिर क्ले फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम अनसोलिंग करते हैं, मतलब कि ऊपर की जो लेयर होती है 15 से 20 सेंटीमीटर के करीब वो हम हटा देते हैं। उसके बाद में डिगिंग करते हैं, वहाँ से मिट्टी को खोद के निकालते हैं। उसके बाद में उसको साफ किया जाता है, कोई अगर पत्थर वगैरह है उसमें तो उसको निकाल दिया जाता है। उसके बाद में उसकी वेदरिंग की जाती है, यानी कि कुछ टाइम के लिए उसको रखा जाता है ताकि वो एनवायरनमेंट से मॉइस्चर गेन करे और उसमें जो है प्रॉपर प्रॉपर्टीज जो है वो डेवलप हो पाए। उसके बाद में ब्लेंडिंग किया जाता है, यानी कि उसको गूथा जाता है। उसके बाद में टैंपिंग की जाती है, नीडिंग की जाती है, और फिर जाके ब्रिक की शेप में उनको काटा जाता है और फिर उसको ड्राई करने के लिए छोड़ा जाता है, या तो नेचुरल तरीके से या फिर ओवन में या फिर किल्न में। ठीक है, तो ये हमारा जो है ब्रिक को मैन्युफैक्चर करने का प्रोसेस होता है। तो ये आपसे पूछा सकता है। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि ब्रिक जो है वो बनती क्ले से है, राइट। अगला क्वेश्चन हमारा आता है क्या कि अगर आपने देखा होगा पहले के जो फोर्ट वगैरह बने हुए हैं, जो पुराने मकान बने होंगे आपकी कॉलोनी में, तो वो जो है वो स्टोन से बने होते थे, ब्रिक से नहीं बनते थे पहले। ठीक है, स्टोन इजीली अवेलेबल होता था तो स्टोन से बन जाते थे। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब हमारे पास में स्टोन्स थे और अभी भी स्टोन्स अवेलेबल हैं, तो उस केस में हम ब्रिक पे क्यों गए, ब्रिक की हमें क्यों जरूरत पड़ी, स्टोन की क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि स्टोन की अगर स्ट्रेंथ देखें तो ब्रिक से ज़्यादा होती है, 100 मेगा पास्कल स्ट्रेंथ होती है, और ब्रिक की कितनी होती है, 20 मेगा पास्कल। तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ स्टोन की हमें मिल रही थी, उसके बावजूद हमने ब्रिक को चूज़ किया। उसका रीज़न ये है कि जो स्टोन है, आप फोटो में देख ही सकते हैं यहाँ पे कि स्टोन का जो शेप है वो हर स्टोन का शेप अलग है। तो उनको एक सिमेट्रिक स्ट्रक्चर को बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा हमें काट पीट करनी पड़ती थी स्टोन के लिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं हर स्टोन का साइज अलग है, तो उसको पहले एक सही शेप का स्टोन फाइंड करना, उसको काटना, ठीक है। और ये सब जो प्रोसेस है ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस था, बहुत ही ज़्यादा लेबर इसमें लगता था, तब जाके ये चीज़ें हो पाती थी। और ब्रिक में अगर आप देखते हैं तो क्या है कि ब्रिक का जो शेप है वो एकदम स्मूथ है, यानी कि एक बिल्कुल रेगुलर सरफेस आपको मिल रही है यहाँ पे। तो आप वॉल अगर बनाने जाते हैं तो आप इजीली एक के बाद एक ब्रिक को प्लेस कर दीजिए, आपकी वॉल बन जाएगी। स्टोन में ऐसा नहीं है, अगर स्टोन में आप देखेंगे तो इसको काटना पड़ता है पहले ताकि एक स्मूथ सरफेस हमें मिल पाए, राइट। और इनको कैरी करना भी बहुत मुश्किल है क्योंकि इनकी साइज जो है, स्टोन आपको पता है कि जो माउंटेन होता है वहाँ से निकाले जाते हैं, तो बड़े बड़े स्टोन होते हैं उसको ब्लास्ट किया जाता है, तब जाके छोटे छोटे स्टोन्स में कन्वर्ट किया जाता है और फिर उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो ये बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस है, मुश्किल प्रोसेस है। जबकि इसमें क्या है, इसमें छोटी छोटी साइज़ की ब्रिक होती है, तो आप जितनी मर्जी चाहें आप क्वांटिटी के हिसाब से ब्रिक ऑर्डर कर सकते हैं। जबकि स्टोन्स में ऐसा नहीं है, स्टोन में ब्लास्ट करना पड़ता है माउंटेन में, तब जाके हमें मिलता है। तो बहुत ज़्यादा मेहनत यहाँ पे लगती थी। एक रीज़न तो ये हो गया, ठीक है। और दूसरा यह है कि अवेलेबिलिटी इनकी धीरे धीरे कम होती जा रही है क्योंकि अब माउंटेन में बहुत ज़्यादा स्टोन्स तो है नहीं, हम कितना यूज़ कर पाएंगे, माउंटेन लिमिटेड है, कई सालों में जाके बने हैं। अगर हम सारे स्टोन को इस तरह से यूज़ करते रहे तो जल्द ही क्या होगा, माउंटेन सारे ख़त्म हो जाएंगे, जो कि अर्थ को कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचाएगा। इसलिए उसका सब्सटीट्यूट ढूंढने के लिए भी हमने कॉन्क्रीट की जो ब्रिक को हमने यूज़ किया, सॉरी। तो यहाँ पे ब्रिक का इसलिए इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। तो ये इसके दो मेन रीज़न हैं। नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ क्लास ऑफ द ब्रिक। यहाँ हमने पढ़ा होगा कि 4 तरह की ब्रिक्स होती हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास। तो डिफरेंस क्या है इन सब में, क्लास का मतलब क्या है? देखिए, अगर इसका सिग्निफिकेंस की बात करें तो आप साइट पे आपके पास में मान लीजिए कि ब्रिक है, उसको आप कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सी क्लास की ब्रिक है? तो इसके लिए कुछ हमारे पास में मेथड्स हैं। जैसे पहला मैं बात करता हूँ कि हम एक तो साइज़ और डायमेंशन को देख के पता लगा सकते हैं कि कौन सी क्लास की ब्रिक है। अगर उसके एजेस या फिर कॉर्नर्स बिल्कुल शार्प हैं और बिल्कुल सही अवस्था में है तो उसको हम मानेंगे फर्स्ट क्लास ब्रिक, ठीक है, जिसके साइज़ और शेप एकदम परफेक्ट होते हैं।
सेकंड क्लास ब्रिक में क्या होता है कि हल्का सा साइज और शेप में इरेगुलरिटी आपको देखने को मिलेगी, थर्ड क्लास में थोड़ी ज़्यादा होती है वो। और फोर्थ क्लास की जो ब्रिक होती है तो वो होती है बर्न्ट ब्रिक्स, या इसको हम कह सकते हैं जामा ब्रिक्स, जिसकी आगे मैं बात करूंगा अलग से। तो ये ज़्यादा पकी हुई ब्रिक्स होती है, इनको फोर्थ क्लास में रखा जाता है। और स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो फर्स्ट क्लास की ज़्यादा होती है, सेकंड की उससे कम, थर्ड की उससे कम। लेकिन ऐसा नहीं कि फोर्थ की उससे कम होगी, फोर्थ की जो स्ट्रेंथ है वो सबसे ज़्यादा होती है, फर्स्ट से भी ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि ये बर्न्ड ब्रिक्स होती है, इसके बारे में आगे मैं बात करूंगा। तो एक तो हो गया डायमेंशन देख के पता लगा सकते हैं। दूसरा ये है कि इनका जो कलर होता है, एक तो होता है डार्क रेड कलर। अगर डार्क रेड है इसका मतलब ज़्यादा पकी हुई ब्रिक है, अगर हल्का उसमें कलर है, लाइट कलर है, इसका मतलब है कि वो कम पकी हुई ब्रिक है। उसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो दो ये जो मेन फैक्टर है इनसे हम पता लगा सकते हैं, एक तो ब्रिक के कलर से और एक है ब्रिक के डायमेंशन से। तीसरा जो हम पता लगा सकते हैं वो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का टेस्ट करके। कंप्रेशन टेस्ट हम परफॉर्म करेंगे, देखेंगे ब्रिक की स्ट्रेंथ कितनी आ रही है। ठीक है, तो फर्स्ट क्लास ब्रिक की जो स्ट्रेंथ है वो 10.5 के करीब होती है, और सेकंड क्लास ब्रिक के साथ थर्ड क्लास की 3.5 के करीब। ठीक है, ये मेगा पास्कल में आपको बता रहा हूँ। तो इस तरह से हम पता लगा सकते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से भी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि व्हाट इज पिला ब्रिक। तो जो मैंने ऊपर डिस्कस किया था उन्हीं में से जो अपनी थर्ड क्लास ब्रिक थी, जिसको हम कह रहे थे थर्ड क्लास ब्रिक, उसको हम कह सकते हैं पिला ब्रिक्स। पिला ब्रिक्स क्या होती है? जो कि कम जली हुई होती हैं, या फिर मैं कहूँ उनकी सिकाई कम होती है, उनका जो हीटिंग है वो कम होती है, इम्प्रॉपर तरीके से बर्न हुई होती है, उनको हम कहते हैं पिला ब्रिक्स। जैसे कि मान लीजिए कोई ढेर हमने बनाया था ब्रिक्स का, उसमें हमने उसको किल्न में गर्म किया और उसके बाद में देखा तो ये हमारे पास में स्टॉक निकल के आया है। तो इसमें क्या होगा कि जो बाहर की ब्रिक्स होंगी वो तो प्रॉपरली बर्न हो जाएंगी, लेकिन जो अंदर की ब्रिक्स होंगी वो देखिए आप यहाँ पे कि ये कुछ कम जली है या फिर कुछ कम यहाँ पे आग पहुँच पाई है, तो ये उतनी स्ट्रेंथ नहीं प्रोवाइड करेंगी जितने की आउटर ब्रिक्स कर देंगी। समझ रहे हैं? तो इनकी स्ट्रेंथ कम होती है, इसीलिए इनको कहा जाता है पिला ब्रिक्स। और ये वहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे हम जहाँ पे हमें स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट है, वहाँ ये कहाँ पे यूज़ करेंगे? जहाँ पे हमें सिर्फ आर्टिफिशियल वर्क के लिए चाहिए या फिर शो के लिए चाहिए। ठीक है, वहाँ पे स्ट्रेंथ का कोई रोल नहीं है, तो हम उसके लिए कर सकते हैं। ठीक है, जैसे पार्टीशन वॉल अगर हुई तो वहाँ पे आप यूज़ करेंगे तो उसको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। राइट, नेक्स्ट हम बात करते हैं जामा ब्रिक्स की। तो ये है फोर्थ क्लास ब्रिक्स, जो कि ओवर बर्न्ड ब्रिक्स होती हैं, ज़्यादा जली हुई ब्रिक्स होती हैं। ये वो होंगी जो किल्न में सबसे आग के पास में रहती हैं, यानी कि आग के सबसे पास में जो रहेंगी वो ज़्यादा जलेंगी, और उन्हीं को हम बोलेंगे जामा ब्रिक्स। इनकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, स्ट्रेंथ जो है वो फर्स्ट क्लास ब्रिक्स से भी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ किसकी होती है? जामा ब्रिक्स की। और ये कहाँ पे यूज़ करेंगे? देखिए इनका कोई शेप नहीं है पर्टिकुलर, तो अब इनको हम वॉल में तो यूज़ कर नहीं सकते। हम इसको कहाँ पे यूज़ करेंगे? हम करेंगे इसको सब स्ट्रक्चर वर्क के लिए, या फिर मैं कहूँ इसको फाउंडेशन वर्क के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, जो फाउंडेशन के लिए हम यूज़ करते हैं उसमें हमें स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है ताकि एक प्रॉपर बेस हम बना पाएँ। तो वहाँ पे हम जामा ब्रिक्स का अगर यूज़ करते हैं तो हमें अच्छी स्ट्रेंथ मिल पाती है, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है फाउंडेशन में। राइट, तो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी ब्रिक क्या होती है। नेक्स्ट ब्रिक से ही एक रिलेटेड टर्म है जो काफ़ी फेमस पूछी जाती है, दैट इज़ फ्रॉग। कि फ्रॉग क्या होता है? तो देखिए यहाँ पे ये जो पार्ट आप देख रहे हैं बीच वाला, इसको हम बोलते हैं फ्रॉग। जब आप ब्रिक देखेंगे साइट पे तो वहाँ पे आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ नाम लिखा हुआ मिलेगा कंपनी का। ठीक है, जैसे कि हो सकता है विनोद लिखा हो, या फिर राम लिखा हो, या फिर बाबा ब्रिक्स लिखा हो, तो कुछ भी लिखा हो सकता है। अब इसका पर्पज़ जो है वो क्या है? क्या वो नाम लिखने के लिए है? नहीं, नाम लिखने के लिए नहीं है। नाम हम उस पर लिख देते हैं, लेकिन इसका जो मेन पर्पज़ है, देखिए यहाँ पे एक गैप बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हल्का सा एक नाली नुमा का स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो होता क्या है कि जब आप इसमें मोटर लगाते हैं तो मोटर इसमें अंदर फिल हो जाता है और इसके सरफेस पे भी फिल होगा, तो एक प्रॉपर ग्रिप बना लेता है। अगर ये नहीं होता मान लीजिए, तो एक प्लेन सरफेस हमें मिलती, और वहाँ पे अगर आप मोटर की पकड़ बनाने जाओगे तो उतनी अच्छी ग्रिप नहीं बन पाएगी, लेकिन यहाँ पे अच्छी ग्रिप बन सकती है। तो मोटर अच्छे से ग्रिप बना ले, स्ट्रेंथ प्रॉपर प्रोवाइड हो जाए, इंटरलॉकिंग अच्छे से हो, इसके लिए फ्रॉग यूज़ किया जाता है या फ्रॉग को प्रोवाइड किया जाता है। और यहाँ पे फिर होता यह है कि मैन्युफैक्चरर्स अपना नाम भी लिख देते हैं मार्केटिंग पर्पज़ से, तो दोनों इसके यूज़ हो जाते हैं। लेकिन मेन पर्पज़ क्या है? ताकि स्ट्रेंथ अच्छे से हो पाए, इंटरलॉकिंग अच्छे से हो पाए, ये इसका रीज़न है, इसको बोलते हैं फ्रॉग। राइट, अगला क्वेश्चन आता है व्हाट इज रिफ्रैक्टरी ब्रिक। अब देखिए नाम से पता गया रिफ्रैक्टरी ब्रिक। अब ये होता क्या है कि ये किल्न में यूज़ किया जाता है। किल्न या फिर हमारी जो भट्टियाँ होती हैं, कोई भी भट्टी हो सकती है, उसमें हम यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप एक फ़ोटो देख रहे हैं, इस फोटो में भी क्या है? ये एक किल्न है। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको अंदर कुछ ना कुछ यहाँ पे गर्म करने के लिए ये स्ट्रक्चर तैयार किया गया है, जहाँ पे हमें कुछ बर्न करना होगा। उस केस में हम रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स को यूज़ किया करते हैं, क्योंकि इनकी जो स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेंथ कहूँ या फिर मैं कहूँ इनकी जो थर्मल रेजिस्टेंस होता है वो ज़्यादा होता है, यानी कि लगभग 1700 से 1800 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर ये ईजिली बियर कर पाते हैं।
और हमें किल्न में ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है, तो इस केस में हमें रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स को यूज़ करना पड़ता है ताकि अच्छे से हम इस ऑपरेशन को कर सकें, राइट। तो इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स। नेक्स्ट बात करते हैं कि हाउ टू चेक द क्वालिटी ऑफ द ब्रिक एट साइट। अगर आपके पास में ब्रिक का कोई स्टॉक आया है ट्रॉली भर के और आप इंजीनियर हैं, तो आपको चेक करना होगा कि जो ब्रिक आपने मंगाई है वो अप्रोप्रिएट है या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे? देखिए, सबसे पहला तो होता है डायमेंशन टेस्ट, कि जो भी ब्रिक है उसमें से आप सैंपल ले लीजिए 5-6 ब्रिक्स का, और जनरली जो डायमेंशन टेस्ट होता है वो 20 ब्रिक पे किया जाता है, ठीक है। अगर एक ट्रॉली आई है हमारे पास में 5000 ब्रिक्स की, तो हम उसमें 20 ब्रिक्स निकालेंगे और उनका डायमेंशन चेक करेंगे टेप से मेज़र करके, और वो प्रॉपर आना चाहिए, परफेक्ट आना चाहिए, तब जाके हम कहेंगे कि हाँ ये ब्रिक ओके है, ठीक है। दूसरा जो बात करते हैं वो आता है साउंडनेस टेस्ट का। साउंडनेस सीमेंट में भी होता था और यहाँ पे ब्रिक पे भी होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे साउंडनेस का मतलब साउंड से ही है, वाकई में साउंड से मतलब है। दो ब्रिक्स को लेंगे, आपस में उनको टकराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि रिंगिंग साउंड डेवलप होना चाहिए, ठीक है। अगर रिंगिंग साउंड डेवलप हो रहा है उसका मतलब क्या है कि स्ट्रेंथ प्रॉपर है, ब्रिक जो है वो अंदर से पोली नहीं है, खोखली नहीं है। तो अगर खोखली होंगी तो रिंगिंग साउंड बनेगा नहीं, ठीक है। आप टकरा के देख सकते हैं, कोई दो खोखली चीज़ों को लीजिए, उनको आपस में टकराइए, और दो सॉलिड चीज़ों को लीजिए, उनको आपस में टकराइए, डिफरेंस आपको साफ पता लग जाएगा आवाज़ से। तो रिंगिंग साउंड जब डेवलप होगा इसका मतलब है कि ब्रिक हमारी अंदर से खोखली नहीं है, अच्छी स्ट्रेंथ यहाँ पे हमें प्रोवाइड करेंगी। ये दूसरा टेस्ट हो गया। तीसरा क्या है कि 1 मीटर की हाइट से हम ब्रिक को नीचे ज़मीन पे गिराएंगे। अगर 1 मीटर से गिराने पे ब्रिक हमारी नहीं टूटती है, साबुत रहती है, इसका मतलब क्या है कि ब्रिक की जो स्ट्रेंथ है वो अच्छी है। अगर कमज़ोर ब्रिक होगी, अंडर बर्न्ट ब्रिक होगी, तो होगा क्या कि वो जैसे ही आप गिराएंगे 1 मीटर से ये टूट जाएगी। तो वहाँ से हमें पता लग जाएगा कि ये स्ट्रेंथ हमें नहीं प्रोवाइड करेगी, तो उसको हम यूज़ नहीं करते फिर, ठीक है। तो ये कुछ मेजर टेस्ट है जो आप साइट पे कर सकते हैं ब्रिक की पता लगाने के लिए। तो और एक टेस्ट और हम कर सकते हैं यहाँ पे वाटर ऑब्जर्प्शन का। तो आप पानी में ब्रिक को रखिए 24 घंटे के लिए या 16 घंटे के लिए, जैसे भी हम करते हैं 24 घंटे के लिए रख लीजिए, और वहाँ से आप देखिए कि कितना उसमें वाटर ऑब्जर्प्शन हो रहा है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ऑब्जर्प्शन नहीं होना चाहिए, 20% तक होता है तो काफ़ी है, और उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है तो हम अलाउ नहीं करेंगे, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो हम साइट पे कर सकते हैं, आपको पता होना चाहिए एज ए इंजीनियर। नेक्स्ट बात करते हैं एफ्लोरेसेंस। जब ब्रिक की बात होती है तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपसे पूछा ही जाएगा कि एफ्लोरेसेंस होता क्या है और रीज़न क्या है इसका। तो एफ्लोरेसेंस देखिए होता क्या है कि जब ब्रिक वॉल हमने बना दी है तो कुछ टाइम के बाद में होगा ये कि यहाँ पे आपको वाइट पैचेस देखने को मिलेंगे। ये सफ़ेद सफ़ेद आप देख रहे हैं ना, पाउडर जैसा, ये जमा होने लग जाता है ब्रिक के ऊपर। अब इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि जब आपने वॉल बना दी है और उसके बाद में आप क्या करते हैं, इसकी तराई करते हैं, ठीक है। तराई करते हैं यानी कि पानी से इसको हम भिगोते हैं कुछ देर के लिए। और यहाँ पे होता क्या है कि जब आप पानी से इसको करते हैं तराई इसकी, तो होगा क्या कि जो वाटर है या जो कहूँ मैं कि ब्रिक है, ब्रिक में जो सॉल्ट प्रेजेंट है, वो सॉल्ट जो है पानी से रिएक्ट करते हैं और वो इस तरह के एक सफ़ेद पाउडर फॉर्म में जमा हो जाते हैं ब्रिक की सरफेस के बाहर, आउटर सरफेस पे। इसको हम बोल देते हैं एफ्लोरेसेंस। और इसका रीज़न क्या है? सॉल्ट की वजह से होता है, ठीक है। नमक भी ऐसा होता है सफ़ेद सफ़ेद सा, तो जो भी सॉल्ट के इंग्रेडिएंट्स होंगे वो सारे इस वाइट पैचेस को डेवलप करने में इसकी मदद करेंगे। तो ये ब्रिक के लिए अच्छा नहीं है, इसको एज अ डिफेक्ट माना जाता है, ठीक है। इसके लिए आप यूज़ करते हैं क्या? इसके लिए आप जो है बिना सॉल्ट के इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करें, या फिर जो सिलिका है हमारी उसमें सॉल्ट की मात्रा प्रेजेंट कम होनी चाहिए। जिस वाटर से आप तराई करते हैं या फिर वाटरिंग करते हैं वो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। जनरली जो हम कहते हैं ना वो होता है कि पीने का पानी है जो हम यूज़ करते हैं इसके लिए, वाटरिंग के लिए, लेकिन फील्ड पे तो कुछ भी हो जाता है। लेकिन स्टैंडर्ड कंडीशन यही है कि हम जो पीने का पानी यूज़ होता है वो हम यहाँ पे करते हैं, तराई के लिए यूज़ करते हैं, फिर वाटरिंग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी जो आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो डिस्कस करेंगे टॉपिक वो रहेगा टिम्बर। टिम्बर एक वास्ट टॉपिक है क्योंकि इसमें डिफेक्ट्स में बहुत ज़्यादा डिफेक्ट्स आते हैं और कई तरह के फॉर्म्स में अवेलेबल होता है टिम्बर मार्केट में। तो आपको एटलीस्ट सबके नाम पता होना चाहिए और क्या डिफरेंस है सब में, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये हमारा आज का लेसन था। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि और इस तरह के लेक्चर्स आप देख पाएँ। और अगर आपने बाकी के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उसके मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ऊपर आई बटन पे भी दे दूंगा, तो वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।